Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are continuing our geography series for the UPSC. And welcome to all the new subscribers. Thank you so much for sharing your support for our channel. तो जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हमारे इस चैनल पे हम ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम एक क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले वी आर कवरिंग द क्लाइमेटोलॉजी, फिर हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद ओशनोग्राफी, देन द इंडियन ज्योग्राफी और फिर ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसके बाद में हम पीवाईक्यू को एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस हर एक सेक्शन के बाद, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी अगर खत्म होता है उसके बाद हम उसकी पीवाईक्यू करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होता है उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। So this is how we are covering this series. Now, if we talk about the today's lecture, आज हम NCERT का चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, that is air circulation, which is part of climatology. क्लाइमेटोलॉजी की बाकी की लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग विंड जो है उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। देन जो फोर्सेस अफेक्ट करते हैं विंड मूवमेंट को, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है और कोरियोलिस। हालांकि इनको हम बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका डिटेल हमने जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है, फर्स्ट या सेकंड वीडियो, उसमें इनको हमने कवर किया, आप वहां जाके देख सकते हैं। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की बात में जियोस्ट्रॉपिक विंड यानी कि जो जेट स्ट्रीम है उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द एयर प्रेशर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर प्रेशर, दैट इज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन है आपके पास और डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन। ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन किस तरह से होता है, फिर हम पढ़ेंगे आपके पास एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का जो ट्राई सेल्यूलर मॉडल है वो, और इसके जो इम्पैक्ट। तो ये हमारे आज के जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होने वाला है। अगर टाइम बचा तो हम सारा एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, वरना हम इसको दो पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली चीज, यानी कि बेसिक ऑफ विंड। पहली बात तो पूरे ग्लोब के अंदर, है ना, सबसे पहली बात, कोई भी सरफेस है, हमारे पास ये अर्थ है या मेरे पास अर्थ है, अर्थ का ये जो एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट है, अर्थ का ये जो एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट है जिसमें बहुत तरह की जो गैसेस है वो प्रेजेंट होती है। इनकी गैसेस को मैंने क्या बोल दिया है, एयर बोल दिया है। आई रिपीट दैट वी हैव अ स्फेरिकल अर्थ जैसे स्ट्रक्चर, उसके चारों तरफ आपको ब्लैंकेट ऑफ एयर मिलता है जिसको मैं एटमॉस्फेयर बोलती हूँ। अब ये एयर जब मूवमेंट करती है, ये एयर जब मूवमेंट करती है तो उसी को विंड बोलते हैं। तो एयर और विंड का डिफरेंस क्लियर हुआ। दैट मीन्स द गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एयर, और वो एयर जब मूवमेंट करेगी उसको विंड बोलेगी। पहली बात तो विंड क्या है वो क्लियर हो गया, पहली बात विंड क्या है वो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि एयर सर्कुलेशन जो चैप्टर का नाम है, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर एग्जैक्टली। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस कंप्लीट अर्थ, इस अर्थ पे आपको अलग अलग रीजन पे यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग मिलेंगी। तो द फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस क्लाइमेट, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशंस, उन्हीं फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एयर मूवमेंट या फिर द विंड। तो ये क्या हो जाएगा, या तो एयर सर्कुलेशन बोल सकते हो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, विंड बोल सकते हो, है ना। दैट मीन्स द मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन द क्लाइमेटिक कंडीशन इज नोन एज द विंड। ये क्लियर है आपके पास। नाउ अब जब ये क्लियर है तो विंड का अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो ये आपको आ जाना चाहिए। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर इज योर विंड, मूवमेंट ऑफ एयर इज योर विंड। अब हमने हमारे पहले लेक्चर्स में कवर किया कि अगर कोई भी अर्थ सरफेस है, अगर कोई भी आपके पास अर्थ सरफेस है, उसकी अगर आप हीटिंग करते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसको हम बोलते हैं विंड। जब एयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है उसको हमने यहाँ पे बोला है विंड। ये क्लियर है आपके पास, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कौन कौन से फोर्सेस है जिसकी वजह से विंड के मूवमेंट पे कोई फर्क पड़ता है, यानी
द फैक्टर्स और द फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द विंड मूवमेंट। तीन फोर्सेस होता है। सबसे पहला फोर्स जो है हमारे पास वो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, राइट? So the number one force with us is the pressure gradient force. दूसरे नंबर पे जो आएगा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, और थर्ड नंबर पे है कोरियोलिस। देखो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को समझना बहुत आसान है, यानी प्रेशर का डिफरेंस, जहां हाई प्रेशर है, जहां लो प्रेशर है, तो मूवमेंट ऑफ एयर किस तरह से होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और ये प्रेशर जोन कैसे बने हैं, ये आपको अभी तक बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए था। ये है आपके पास कोई भी सरफेस है, ये आपके पास कोई भी सरफेस है, तो इस सरफेस पे जो भी आपके पास सरफेस है, यहाँ पे मटेरियल्स जो है, यहाँ पे आपके पास एयर पार्टिकल्स जो है बहुत ही टाइटली पैक्ड है। ये जो एयर पार्टिकल्स है आपके पास क्या है, बहुत ही टाइटली पैक्ड। आई रिपीट, दिस इज योर सरफेस, ये आपके पास सरफेस है। यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर जो एयर पार्टिकल्स है ये बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है, ये बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है। अब मैंने क्या किया, इस सरफेस को मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, है ना? इस सरफेस को मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, हीट ट्रांसफर होगी। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये हल्के हो रहे हैं, ये लाइट वेट के हो रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, कंडक्शन, क्या हो रहा है, कंडक्शन वाला मोड ऑफ हीटिंग, है ना? यहाँ पे हो रहा है कंडक्शन। अब कंडक्शन की वजह से ये पार्टिकल्स हीट हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स लाइट हो रहे हैं। जब पार्टिकल्स लाइट होते हैं ये ऊपर की तरफ उठेंगे, ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठेंगे, ठीक है? अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपके पास ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होंगे, ये पार्टिकल्स आपकी तरफ ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होंगे। तो यानी यहाँ पे ये जो है पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठ गए, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या बन गया आपके पास, एक लो प्रेशर एरिया बन गया। ये क्या बन गया आपके पास, एक लो प्रेशर एरिया बन गया। ये क्या बन गया, लो प्रेशर एरिया। और जो हल्की एयर होती है, और जो हल्की एयर होती है वो हमेशा ऊपर उठती है, उसको हम बोलते हैं राइजिंग एयर। उसको हम क्या बोलते हैं, राइजिंग एयर। क्या बोलते हैं, राइजिंग एयर। अब ये हवा जब ऊपर एटमॉस्फेयर में हाई लेवल पे पहुंच रही है, हाई हाइट पे पहुंच रही है, तो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर जो है, हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। पढ़ा था हमने कल, है ना? हमने क्या बोला, अर्थ में आप जैसे जैसे हाइट पे जाते हो टेम्परेचर कम होता है। तब ये हवा उठ के ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, अब उसको टेम्परेचर कम मिल रहा है, तो जैसे ही कम मिल रहा है तो वो ठंडी हो रही है। ठंडी हो रही तो वहां इसके ऊपर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। ऊपर क्या बन जाए, हाई प्रेशर एरिया। अब ये हाई प्रेशर एरिया को जहां कहीं भी हॉरिजॉन्टली लो प्रेशर एरिया मिलता है, ये वहां पे मूवमेंट करती है, ये वहां पे मूवमेंट करती है। तो ये क्या हो गया आपके पास, विंड का मूवमेंट हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, विंड का मूवमेंट हो गया। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना? यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना, ये कैसे बना समझ आया? फिर एयर का राइज हुआ, राइजिंग ऑफ एयर। फिर अपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के कम होने की वजह से हवा ठंडी हुई और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ यहाँ पे। यहाँ से अभी लो प्रेशर की तरफ गई। जब ये लो प्रेशर की तरफ गएगी, अब फिर ये हवा नीचे बैठेगी, सिंक होगी। यहाँ पे ये क्या किया, अब ये हेयर नीचे बैठेगी, हाई प्रेशर, ये क्या बैठेगी, इसको हम बोलते हैं सिंकिंग ऑफ एयर। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंकिंग ऑफ एयर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूवमेंट कर रही है, तो जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही तेजी से ये विंड मूवमेंट करेगी। तो पहला फोर्स आपको समझ में आ गया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंड मूवमेंट। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो ये था आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का जो फैक्टर था। नेक्स्ट आएगा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आएगा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को आप इस तरह से समझो, ये डायग्राम बहुत अच्छा है, ये आपका वीडियो बहुत अच्छा है, आप इसको ध्यान से देखो। अर्थ क्या करती है, रोटेट कर रही है। अर्थ क्या कर रही है आपके पास, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, आसपास के एटमॉस्फेयर में हवाएं भी रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो जब मैं बोल रही थी ये मेरे पास अर्थ का सरफेस है, ये मेरे पास अर्थ का सरफेस है, इसकी एक्सिस टिल्टेड है, और ये आई एम सो सॉरी, ये सेंटर में नहीं बना पाई, आप इसको कंसिडर कर लीजिएगा। और ये मैंने बनाया यहाँ पे इक्वेटर।
ये मैंने बना दिया इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर ये मैंने बनाया यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमने बनाया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब अर्थ का सरफेस गोल है, अर्थ का सरफेस गोल है। जैसे जैसे मैं सरफेस की, प्लीज आप अपने दिमाग में अर्थ को एक स्फेरिकल बॉल इमेजिन करो, एक फुटबॉल की तरह इमेजिन करो, फुटबॉल है आपके हाथ में या फिर ग्लोब लेके बैठ जाओ। तो उस ग्लोब का जो सरफेस है, उस सरफेस की अगर मैं हाइट में जाती हूँ, यानी वो हाइट अब सब जगह है, स्फेरिकल बॉडी है, अर्थ आपका एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, उसके अगर मैं हाइट में जाने के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप हर डायरेक्शन में से हाइट में जा रहे हो। तो जैसे जैसे आप सरफेस के हाइट पे जाते हो, जैसे जैसे सरफेस के आप हाइट पे जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ऊपर आपको थोड़ा सा कूलिंग दिखेगा, टेम्परेचर कम दिखेगा, एयर डेंसिटी वहां पे कम होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे कम होगा, जो आपके पास वेरियस फैक्टर्स है जैसे ग्रीन हाउस गैसेस है वो कम होगी। तो इन सब रीजन की वजह से, इन सब रीजन की वजह से जो बैरियर्स है अपर एटमॉस्फेयर में वो कम होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो है अपर एटमॉस्फेयर में कम होता है एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या बात करी, हमने यहाँ पे क्या बात करी, दैट द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ये हमने क्या बना दिया यहाँ पे, ये अर्थ सरफेस बना दिया, अर्थ का ये है सरफेस, और ये मेरे पास है अपर एटमॉस्फेयर, यानी कि ये हो गई मेरे पास ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये मेरे पास हो गया ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के बाद में ये मैंने बनाया क्या, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मैंने बनाया मीजोस्फेयर, ये मैंने बनाया थर्मोस्फेयर। अगर मैं इस लेवल की बात करूं, ये जो है मेरे पास अपर एटमॉस्फेरिक लेवल है ना, ये है मेरे पास अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यहाँ पे एयर डेंसिटी आपको कम मिलेगी, एयर डेंसिटी आपको कम मिलेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको रिलेटिवली कम मिलेगा। ये है आपके पास कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपको रिलेटिवली कम मिलेगा, और यही रीजन है कि यहाँ पे आपके पास जो फ्रिक्शन है, जो बैरियर है, जो फ्रिक्शन है या फिर जो बैरियर है या फिर जो रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे कम मिलेगा। ठीक है, बैरियर, फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। ये क्या है आपके पास, लेस है, इट इज लेस। तो इसी की वजह से यहाँ पे विंड का मूवमेंट बहुत ही हाई वेलोसिटी का होगा। तो बेसिकली विंड क्या करेगी, यहाँ पे बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेगी एज कंपेयर टू द सरफेस, एज कंपेयर टू द सरफेस। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्लियर है, फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर है। अब हम आ जाते हैं कोरियोलिस फोर्स। टेक अ सेकंड एंड जस्ट प्रोसेस योर माइंड कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें और ज्यादा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग लगेगा। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप थोड़ा सा सोच लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में, जो भी अब तक हमने पढ़ा है। फिर हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कोरियोलिस फोर्स जो है उसके बारे में। कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या होता है, दैट व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। देखो, मैं चाहती हूँ आप इस डायग्राम को फिर से बार बार देखो। अर्थ अपनी एक्सिस पे इस तरह से रोटेट होती है, व्हाट आई एम सेइंग दैट ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे इस तरह से घूमती है, ये रोटेट, मैं ये नहीं कह रही हूँ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे ही इस तरह से रोटेट होती है। तो जब ये रोटेट हो रही है, ये जब अर्थ रोटेट हो रही है, इसकी रोटेशन की वजह से, इसकी रोटेशन की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली आपके पास कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, ये है आपके पास अर्थ, दिस इज योर अर्थ, और ये हमने बनाया इक्वेटर, ये हमने बनाया आपके पास अर्थ की एक्सिस, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूमती है या फिर रोटेट होती है तो उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। दैट मीन्स कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स exerted due to the rotation of earth। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स exerted due to
rotation of the earth, rotation of earth on its own axis. अब पहले कुछ फैक्ट है, आप वो देख लें, फिर हम समझेंगे कि वो हुए कैसे. तो दूसरा फैक्ट है दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, in the northern hemisphere of the earth, deflection of wind, deflection of wind or any object occurs in right direction, occurs in right direction, occurs in the right direction. और यही अगर हम अर्थ के सर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है विंड का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड और एनी ऑब्जेक्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड और एनी ऑब्जेक्ट, वो होता है आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन. ठीक है, वो होता है आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन. तो बेसिकली कोरियोलिस फोर्स क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. एंड सेकंड थिंग, in the northern hemisphere of the earth, if I talk about the northern hemisphere of the earth, वहां पे ऑब्जेक्ट्स या फिर जो विंड है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और सर्दर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है. अब ये पूरा प्रोसेस है क्या और कैसे हो रहा है उसको हम समझते हैं. मान लो कि मैंने एक डिस्क ली, इसको आप डायग्राम को ध्यान से देखो, मैंने एक डिस्क ली है ना, ये एक तरह से मेरे पास प्लेट है या फिर डिस्क आप मान सकते हो. यहाँ पे दो डायग्राम है. पहला डायग्राम जो है ये मेरे पास डायग्राम नंबर ए, ये मेरे पास डायग्राम नंबर बी. जो पहला डायग्राम है उसमें मेरी डिस्क जो है वो घूम रही है. जो मेरे पास पहला डायग्राम है उसमें मेरी जो डिस्क है वो घूम रही है, लेकिन बाहर ये जो व्हाइट कलर की जो देखो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है. डायग्राम बी को नोटिस करो, डिस्क घूम नहीं रही है, लेकिन जो बाहर के आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो घूम रहे हैं. दोनों डायग्राम में पहले तो आप डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि पहली डायग्राम में जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है और दूसरे में वो रोटेट नहीं कर रही है. ठीक है, या फिर आप सीधे से इसको डिस्क की जगह एक झूला मान सकते हो. अभी काफी मेलों में जो झूले लगते हैं इस तरह से, दिस इज माय डायग्राम नंबर ए एंड दिस इज माय डायग्राम नंबर बी. हमने क्या बोला है कि जैसे ये झूला है, ये आपके पास झूला है, इस तरह से ये आपके पास झूला है, ये आपके पास झूला. तो डायग्राम नंबर ए में ये झूला जो है वो घूम रहा है. डायग्राम नंबर जो ए है उसमें ये झूला घूम रहा है. ठीक है, ये रहा डायग्राम. और डायग्राम नंबर बी में ये घूम नहीं रहा, ये स्टेशनरी. दिस इज लाइक स्टेशन, है ना. तो हमने क्या कहा, आपके पास जो डायग्राम नंबर ए है उसमें ये झूला इस तरह से, ये है आपके पास झूला जिसमें 4 लोग बैठ पा रहे हैं और ये क्या कर रहा है, इस तरह से इस डायरेक्शन में घूम रहा है. दिस इज द डायग्राम ए. और आपके पास जो बी डायग्राम है उसमें ये रोटेट नहीं कर रहा, ये जो भी है वो एक ही जगह पे. अब कोरियोलिस फोर्स बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को. पूरा फोकस, पूरा दुनिया भर का फोकस यहाँ लगा दो. ये अगर क्लियर हो जाता है, ये अगर क्लियर हो जाता है, आगे की सारे चैप्टर आप खुद समझ लोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल. और इससे बढ़िया कोई समझाएगा भी नहीं आपको. कोरियोलिस फोर्स क्या है, यहां पे देखो इसको, अगर ये है मेरे पास कोई भी 4 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी. ठीक, और यहाँ पे यहां से आपने एक बॉल फेंकी जो कि यहाँ फेंकी, आपने एक बॉल फेंकी जो कि यहाँ फेंकी, लेकिन अब ये जो पोजीशन है वो तो घूम रही है, ये झूला तो घूम रहा है, ये झूला इस तरह से घूम रहा है. ये देखो डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से ईस्ट इस तरह से घूम रहा है, ये झूला इस तरह से घूम रहा है. ठीक है, तो ये झूले के घूमने की वजह से, ये झूले के घूमने की वजह से
ये बॉल आपने यहां फेंकी, ये बॉल आपने यहां फेंकी, लेकिन लेकिन जब तक ये बॉल यहां आएगी, आई रिपीट, जब तक ये बॉल आपके पास यहां आएगी, झूले के घूमने की वजह से क्या ये पोजीशन यहां नहीं हो जाएगी? ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पास एक सेंटर पोजीशन है, ये मेरे पास एक सेंटर, बेस्ट एग्जांपल, ये मेरे पास एक सेंटर पोजीशन है, ए पोजीशन, 2 3 4, ए पोजीशन, बी सी डी ई पोजीशन। अब ये झूला कंटिन्यूसली इस तरह से घूम रहा है, ये झूला इस तरह से पूरा गोल गोल घूम रहा है ना? अब ये घूम रहा है, मैंने क्या किया, मैंने इस एरिया से, सेंटर से यहाँ पे एक बॉल फेंकी, इस लोकेशन पे एक बॉल फेंकी, यहाँ से इस लोकेशन में एक बॉल फेंकी, लेकिन जब तक मेरी बॉल यहाँ आ रही है, ये वाली पोजीशन आ गई है ना? देखो मैंने क्या किया, यहां से एक बॉल को मैंने यहां फेंकी, लेकिन ये हाथ मेरा घूम रहा है, यहाँ मैंने बॉल फेंकी, ये बॉल आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, लेकिन यहाँ इसकी लोकेशन ये जो चेंज हो गई, यहाँ इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। तो अगर आप इस डिस्क के बाहर हो तो आपको दिख रहा है कि ये पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है ना? क्योंकि अभी क्या कर रहे हो, आप इस सिस्टम के अंदर तो हो नहीं, आप इस सिस्टम के अंदर हो नहीं, आप बाहर से, वहां अपने घर पे बैठे, देखो सो के वीडियो देखते हो तो चुपचाप उठो, पेपर पेन उठाओ और प्रैक्टिस करो जो मैं पढ़ा रही, अभी के अभी क्लास में आपको ये समझ आ जाएगा। ये मेरा हैंड मूवमेंट है, आप वहां से अगर आप देख रहे हो तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा, बहुत क्लियरली दिखेगा कि बॉल मैंने यहाँ से यहाँ फेंकी है, बट हाथ से रोटेट होने की वजह से वो यहाँ आ गई है। बॉल मैंने यहाँ से यहाँ फेंकी है, हाथ से रोटेट होने की वजह से यहाँ आ गई, है ना? तो आप बाहर हो तो आपको दिख रहा है, लेकिन तो ये है आपके पास पोजीशन डायग्राम नंबर ए। डायग्राम नंबर ए क्या कहता है, ये देखो आप यहाँ पे बाहर हो, ये देखो आप यहाँ पे बाहर हो, आप यहाँ पे बाहर हो, तो आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि पर्पल वाली बॉल जो है, पर्पल वाली बॉल जो है ये ब्लैक वाली लाइन पे मैंने फेंकी, लेकिन ये तो पोजीशन घूमने की वजह से ये कहाँ आ रही है, बीच में आ रही है, ठीक है, ये यहाँ आ रही है, दिख रहा है आपको? अब क्या करते हैं, हम डायग्राम बी को देखते हैं, डायग्राम बी को देखते हैं। अब जब मैं डायग्राम बी को देख रही हूँ, डायग्राम बी को देख रही हूँ, ये हाथ मेरा अभी भी घूम रहा है, ये हाथ मेरा अभी भी घूम रहा है, लेकिन मैं खुद इस हाथ के ऊपर बैठी हूँ, लेकिन मैं खुद इस हाथ के ऊपर बैठी हूँ, तो मुझे थोड़ी समझ आ रहा है कि ये डायग्राम घूम रहा है, ये हाथ मेरा घूम रहा है, क्योंकि मैं खुद भी हाथ के साथ घूमूंगी ना, तो मुझे ये हाथ घूमते हुए नहीं दिखेगा। तो बी वाली डायग्राम में आपके पास ये जो डिस्क है आपने स्टेशनरी शो करी है, बी वाले में ये जो है डायग्राम स्टेशनरी शो करी है, तो अब मुझे बाहर की दुनिया घूमती हुई दिखेगी, दिखाई देगी, है ना? बाहर की दुनिया मुझे घूमती हुई दिखाई देगी, समझ आ रहा है आपको? यानी अब क्या है, यहाँ पे रिलेटिवली जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है वो इसी स्ट्रक्चर में बैठा है, अभी जो हाथ घूम रहा है उसको नहीं दिखेगा क्योंकि वो भी यहाँ बैठा है, तो उसको बाहर की दुनिया घूमती हुई दिख रही है, बाहर की उसकी दुनिया घूमती हुई दिख रही है। तो अगर आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे, यहाँ से मैंने यहाँ पे बॉल फेंकी है और ये हाथ घूमने की वजह से ये चीज आई है, तो मुझे मुझे ये डिफरेंस समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर बैठी हूँ, बाहर की जो चीजें घूम रही है वो मुझे लग रहा है कि यार ये राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है या फिर ये इधर डिफ्लेक्ट हो रही है ना? तो ये होता है आपके पास कोरियोलिस फोर्स, ये होता है आपके पास कोरियोलिस फोर्स। तो जब हमारा जो अर्थ है, जब हमारा जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास अर्थ, ये है हमारे पास अर्थ, अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे इस तरह से घूम रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट, ये सॉरी, ये है आपके पास, ये ठीक, अर्थ इस तरह से घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो अब ये आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, यहाँ पे वेस्ट ईस्ट घूमने की वजह से चीजें आपकी राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पे आपके पास जो चीजें हैं वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट हुआ वो क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द जियोस्ट्रॉपिक विंड, यानी कि जो जेट स्ट्रीम होता है वो क्या होता है, ठीक है? नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द जियोस्ट्रॉपिक विंड या फिर जो जेट स्ट्रीम होता है वो क्या होता है, जियोस्ट्रॉपिक विंड या फिर जेट स्ट्रीम। तो इसके कुछ कंडीशन, पहली चीज, पहली चीज, जियोस्ट्रॉपिक विंड, जियोस्ट्रॉपिक विंड अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है उसके बहुत
हाइट पे यानी अपर एटमॉस्फेयर पे चलती। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी जियोस्ट्रॉपिक विंड की, जिसको हम जेट स्ट्रीम उसका एक एग्जांपल है, दैट इट फ्लोज इन दी हायर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या है आपके पास, हायर एटमॉस्फेयर में चलेगी, हायर एटमॉस्फेयर में चलेगी। सेकेंड चीज, पैरेलल टू द लैटिट्यूड। सेकेंड चीज, ये हमेशा पैरेलल चलेगी लैटिट्यूड के, पैरेलल टू द लैटिट्यूड। थर्ड चीज, हाई वेलोसिटी। थर्ड चीज, हाई वेलोसिटी। फोर्थ चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे, डायरेक्शन इसका हमेशा से हमेशा वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में ही होगा। इसका डायरेक्शन हमेशा वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में ही होगा। आई रिपीट, जियोस्ट्रॉपिक विंड वो विंड्स होती है जो अर्थ सरफेस की हाई एटमॉस्फेयर में चलती है, हाई एटमॉस्फेयर में चलती है, और वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लेस होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, बाकी बचा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और आपके पास क्या, कोरियोलिस फोर्स। तो उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अब ये पैरेलल टू लैटिट्यूड और वेस्ट टू ईस्ट क्यों चलती है हमेशा, ये हम तब समझ पाएंगे जब हमको आगे की एयर प्रेशर जोन जो है, सर्कुलेशन जो है एयर की, वो समझ आ जाएगी। अभी के लिए आपको बस ये फैक्ट पता होना चाहिए कि जो जियोस्ट्रॉपिक विंड है या फिर जो जेट स्ट्रीम है, वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में चल रही होती है, लैटिट्यूड के पैरेलल चल रही होती है, हायर वेलोसिटी है, डायरेक्शन हमेशा वेस्ट टू ईस्ट होती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यानी कि एयर प्रेशर। अब हम आ जाते हैं एयर प्रेशर। तो अभी तक हाई प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, लो प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, वो समझ आ जाना चाहिए। जब ये चीजें क्लियर है तब अब ये डायग्राम जो है वो समझ। 99% स्टूडेंट्स इन डायग्राम से डरते हैं, उनको कभी ये नहीं समझ आता कि ये डायग्राम क्या है ना। क्यों, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं। लो प्रेशर बना कैसे उनको यही पता नहीं। बट आई एम प्राउड दैट आप सभी लोगों ने ये सीख लिया है लो प्रेशर कैसे बनता है, हाई प्रेशर कैसे बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं लेक्चर देखने के लिए और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप इस डायग्राम से डरो मत, और ये जो वर्ड्स है आप पहले वर्ड्स बोलना सीखें मेरे साथ। बने कैसे, क्या है, कहाँ है, छोड़ो, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखते हैं। ये आपने यहाँ पे है, ये लो प्रेशर जोन सब भूल जाओ। इतना तो हम सबको पता है कि ये है हमारे पास इक्वेटर, है ना, ये है हमारे पास इक्वेटर, ये है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आता है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा आपके पास साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉमेनक्लेचर क्लियर है। अब इनके नाम देते हैं, प्रेशर जोन का नाम यहाँ पे क्या ले रखा है, सबसे पहला प्रेशर जोन इन्होंने लिखा है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। पहले इसको सीख लेते हैं एक्चुअली। तो एयर प्रेशर जोन जो है वो दो तरीके से बनता है। एक बनता है आपके पास थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन, एक बनता है थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन, और एक बनता है डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन, एक है आपके पास डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन। टर्मिनोलॉजी देखो, थर्मली इंड्यूस्ड यानी वो प्रेशर जोन, वो प्रेशर जोन जो हीटिंग या कूलिंग की वजह से हुआ है, वो प्रेशर जोन जो कि हीटिंग या कूलिंग की वजह से जनरेट हुआ है। कैसे, ये हमने बात करी थी कि आपके पास अर्थ होती है, ये है हमारे पास इक्वेटर, इक्वेटर के सामने ही आपके पास सनरेज डायरेक्टली गिर रही होती है, तो यहाँ पे इंसुलेशन डायरेक्ट है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इक्वेटर पे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे हीटिंग होगी, हीटिंग होगी तो एयर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठेंगे और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ। क्लियर है। तो सबसे पहली बात, तो इक्वेटर पे लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ है, इक्वेटर पे लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ है। तो ये नाम एकदम डर ही निकल गया हमारा कि क्या नाम लिखा है, ये देखो क्या नाम लिखा है यहाँ पे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। ये नाम क्लियर है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। कैसे आया नाम हमने देख लिया यहाँ पे कैसे आया। थर्मली इंड्यूस प्रेशर जोन क्यों बोला, क्योंकि ये बना किससे, हीटिंग से बना। इसी थर्मली इंड्यूस्ड का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कूलिंग का।
है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया, थर्मली इंड्यूस प्रेशर जोन। एक हमारे पास बना हीटिंग की वजह से, एक मेरे पास बना हीटिंग की वजह से, और एक मेरे पास बना कूलिंग की वजह से। एक हमारे पास बना हीटिंग की वजह से, कूलिंग की वजह से। हीटिंग वाला हमने अभी अभी क्लियर कर लिया कि ये आपके पास इक्वेटर है, इक्वेटर है आपके पास। यहाँ पे जो सन रेज है वो डायरेक्टली गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से हीटिंग बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन नहीं, लो प्रेशर जोन बनेगा। और हीटिंग की वजह से सिर्फ थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर जोन ड्यू टू हीटिंग। अब जो पोलर एरियाज है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो वहां कूलिंग की वजह से हाई प्रेशर जोन बनेगा, वहां कूलिंग की वजह से हाई प्रेशर जोन बनेगा। तो थर्मली इंड्यूस प्रेशर जोन के दो एग्जाम्पल आप मान सकते हो। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। पहला क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। और दूसरा क्या हो जाएगा, पोलर हाई प्रेशर जोन। दूसरा हो जाएगा आपके पास पोलर हाई प्रेशर जोन। तो एक समय था जब जितने भी रिसर्चर्स थे उनको लगता था कि सिर्फ 3 प्रेशर जोन है हमारी धरती पे, सिर्फ 3 प्रेशर जोन है। पहला प्रेशर जोन हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, दूसरा हो गया हमारे पास नॉर्थ पोल वाला हाई प्रेशर जोन, और दूसरा हो गया हमारे पास तीसरा साउथ वाला हाई प्रेशर जोन। और हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये पहले गलत फहमी, फिर ये गलत फहमी दूर हुई, और यहाँ पे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, जोग्राफर्स जो भी होते हैं, जो भी नाम आप यूज करते हो, उनका ये कहना था कि भाई अगर कोई भी एयर मास, अगर कोई भी एयर मास आपस में टकरा रहा है, कोई भी दो एयर मास जो है आपस में कोलाइड हो गया, इनका अगर दो अलग अलग एयर मास आपस में आए और वो कोलाइड हो गए, तो एक न्यू प्रेशर जोन बन सकता है ना। इसकी वजह से एक नया प्रेशर जोन बन सकता है, जिसको यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया है, डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन। डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन। और यही डायनेमिकली इंड्यूस प्रेशर जोन की रीजन है कि यहाँ पे हमारे पास 3 प्रेशर जोन है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, इसके बाद में हमारे पास आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। कैसे बना आप चिंता मत करो, अभी सीखेंगे। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, ये क्या बना आपके पास, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। फिर बना आपके पास सब पोलर लो प्रेशर जोन, और फिर बना हमारे पास पोलर हाई प्रेशर जोन। और सेम कहानी सदर्न हेमिस्फीयर में आपके पास हो जाए। अब इसी तरह से यहाँ पे कुछ विंड्स के नाम है, आप अभी सिर्फ विंड के नाम लेना सीखो हमारे साथ। ये एक विंड इन्होंने लिखी है पोलर ईस्टर्ली विंड। ये मत समझना कि ये कुछ समझ ही नहीं आया, अभी हम सिर्फ नाम ले रहे हैं ताकि आप इससे गो थ्रू हो जाओ और इजीली आपको नेक्स्ट टाइम में समझ आएगा कि ये सब बनी कैसे, वरना सीधा मैं बोलूंगी पोलर इसलिए ये बनी वो बनी, आपको नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले इस विंड का नाम है पोलर ईस्टर्ली। फिर एक विंड का नाम इन्होंने लिया है वेस्टर्ली। क्या लिया है, वेस्टर्ली। फिर इन्होंने एक विंड का नाम लिया है आपके पास ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। क्लियर है। तो ये कुछ विंड है, पोलर ईस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है, प्रेशर जोन है इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। कैसे बना हमने देख लिया, बाकी के कैसे जोन बने अभी वो हम देखने वाले, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब पोलर लो प्रेशर जोन और पोलर हाई प्रेशर। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, बट आई थिंक दिस लेक्चर इज एक्सटेंडेड अ लॉट, इसको हम पार्ट बी में जो है कवर कर लेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना रह गया, बाकी सब यहाँ पे हो चुका है, बाकी सब यहाँ पे हो चुका है। बस हमको ये ट्राई सेलुलर मॉडल जो उसको समझना है, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर। ठीक है। तो आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने विंड को है वो समझा। तो 3 फोर्सेस है विंड की मूवमेंट के लिए, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स सीखा। देन हमने कोरियोलिस फोर्स को 3D में समझने की कोशिश करी, किस तरह से इसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स या फिर विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द जियोस्ट्रॉपिक विंड, यानी कि जेट स्ट्रीम, कि वो अपर एटमॉस्फेयर में चलती है, लैटिट्यूड के पैरेलल चलती है, हायर वेलोसिटी की होती है, वेस्ट होती है।
और फिर ये कुछ एयर प्रेशर जोन के जो हमने नाम है वो देखे, जो कि दो तरीके से बनते हैं, इधर थर्मली इंड्यूस प्रेशर जोन या फिर डायमेटली इंड्यूस प्रेशर जोन। अब पार्ट बी में हम ये ट्राइसेल्युलर मॉडल जो है उसको हम देखने वाले हैं, उसकी जो इम्पैक्ट है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू रियली लाइकिंग आवर वीडियोस, please to subscribe our channel IAS Cafe. Thank you so much.